Do you want to know? तो बच्चे लोग हमने हमारे पहले वाले लेक्चर में कुछ प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा था। और अगर उस सर्किट में हम एसी सोर्स लगा दें, एसी सोर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, तो क्या उनका बिहेवियर रहता था, ये हमने देखा था। थोड़ा इसका समरी देख ले। रेजिस्टिव सर्किट में हमने ये देखा था कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, वीआर फिलहाल उसको बोलते हैं, तो वो कितना आ रहा था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना आ रहा था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब जो फेज करंट का होगा वही फेज वोल्टेज का होगा। अगर इसका फेजर डायग्राम बनाना हो तो फेजर डायग्राम हम कैसा बनाते थे, ये वी नॉट और यहीं पे आता था आई नॉट, या इसी को सिंपल तरीके से दिखाने के लिए हम इस तरीके से ड्रॉ करते थे। याद आया कुछ? क्लियर? और अगर इसका साइनोसॉइडल ग्राफ बनाना हो तो वो कैसे ड्रॉ करते थे, ये वोल्टेज तो यही हो जाएगा करंट। ओके, अब अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो बच्चा लोग इंडक्टर का, अच्छा एक चीज और कि इसका मैक्सिमम करंट जो है वो V नॉट बाय R आता था। इसके समय अगर ये इंडक्टर है तो इसके समय हमने क्या देखा था कि करंट वोल्टेज से पीछे रहता है। वोल्टेज कितना था, V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना था, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। याद है? यानी कि करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे रहता था। इसको हम कहते हैं करंट lags behind, current lags behind voltage by pi by 2। lags behind का मतलब पीछे रहना, कितना पीछे रहता है, सो वो पाई बाय 2 पीछे रहता है। ठीक है, या इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते थे, वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। करंट पीछे है मतलब वोल्टेज आगे, तो हमने ये बोल दिया वोल्टेज लीड्स। ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी चलेगा। और इसके समय इसका फेजर डायग्राम कैसा आता था, अगर ये वोल्टेज है तो ये करंट आता था आई नॉट, बिकॉज करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता था। अब अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में करंट आगे रहता था, कैपेसिटर में करंट आगे रहता था। यानी कि अगर V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट कितना होता था, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यानी हम बोल देंगे करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, या तो फिर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट। समझ आ रहा है? जो पीछे है वो लैग्स, जो आगे है वो लीड। कोई भी एक सेंटेंस आपको अपने एग्जाम में मेंशन करना है। और अगर इसका फेजर डायग्राम बनाया जाए तो वो फेजर डायग्राम कैसा आता था कि अगर ये वोल्टेज है तो ये करंट होता था और ये 90 डिग्री। अब इसको सिंपल तरीके से हम कैसे दिखा सकते थे, सिंपली ऐसा, आगे कौन है वोल्टेज, तो ये वोल्टेज हो गया, और 90 डिग्री पे पीछे कौन है, करंट, इंडक्टर के लिए। इसी को अगर कैपेसिटर पे ड्रॉ करना है तो आगे कौन है, आगे करंट है और पीछे कौन है, वोल्टेज, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये एकदम सिंपल फॉर्म है और इसी सिंपल फॉर्म को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब आज हम जो देखने जा रहे हैं उसमें हम एलआर सर्किट लेंगे, यानी इंडक्टर और रेजिस्टर को कंबाइन कर देंगे, फिर इंडक्टर और कैपेसिटर को कंबाइन करेंगे, और फिर रेजिस्टर और कैपेसिटर कंबाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि तीनों का अगर कॉम्बिनेशन एक साथ आता है तो। लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा इस चीज को रिकॉल करने के लिए हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस कॉन्सेप्ट वाले। चलिए शुरू करें। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है,
सपोज कीजिए कि आपके पास एक इंडक्टर है, आपको कहा हुआ है कि ये इंडक्टर की वैल्यू 2 हेनरी है और यहाँ पे एक एसी सोर्स लगाया हुआ है और इसका आपको पोटेंशियल दे रखा है V इज इक्वल टू 10 साइन 10t माइनस 30। आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द करंट, फाइंड द करंट I नॉट, I RMS एंड IT। या IT का मतलब है कि एक ऐसा करंट जो टाइम पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब इस टाइप की इक्वेशन। अब चलो आपको हमेशा ये चीज क्वेश्चन में दी जाएगी, यहां से आपको वैल्यूज निकालनी है। देखिए हमें पता है कि V की इक्वेशन हमने क्या देखी थी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, एम आई राइट? तो क्या ये V नॉट हो जाएगा, यानी V नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 10 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज। फिर साइन ओमेगा टी, तो बच्चा ये दिख रहा है आपको 10t, 10t, तो यहां पे हो गया ये ओमेगा इज इक्वल टू 10। ओमेगा क्या हो गया 10। एक चीज और फिलहाल इसके अंदर भली नहीं है, बट आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ढूंढने को कहा जा सकता है। सो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, 11 के अंदर हमने पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो जरा याद ध्यान देना, हमने डेरिवेशन के समय एक चीज देखी थी कि t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, देखा था हमने टाइम पीरियड। इसको यहां ले लो, इसको यहां ले लो, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। हमको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी होता है, ये तो पता है ना, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टी के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में जरूर नहीं है, बट सपोज पूछा जा सकता है फ्रीक्वेंसी, तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हैं, यानी ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई कर दो, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। क्लियर? चलिए इसको फिलहाल हटा दूं। अच्छा, हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है आई नॉट। बच्चा लोग अगर आपको याद हो तो हमने इंडक्टर के समय एक चीज देखी थी एक्सएल। एक्सएल का मतलब क्या होता था ओमेगा इनटू एल, इसको हम क्या बोलते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद आया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका काम क्या था, इसका बिहेवियर कैसा था, रेजिस्टेंस जैसा है क्या नहीं? तो अगर मुझे आई नॉट फाइंड करना है इंडक्टर के समय, तो वो हो जाएगा वी नॉट बाय एक्सएल, ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। अब इंडक्टर के समय रेजिस्टेंस एक्सएल होता है, देखो नाम नवा दे दिया है बट मतलब वही है रेजिस्टेंस वाला, ठीक है बस। तो वी नॉट की वैल्यू रखो, वी नॉट की वैल्यू 10, एक्सएल, एक्सएल के लिए ओमेगा इनटू एल, सो 10 अपॉन ओमेगा कितना है 10 इनटू एल, एल कितना है 2, सो ये 10 10 गया 1 अपॉन 2 क्या बचा 0.5। सो आई नॉट की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट हमें क्या ढूंढने को बोला है आरएमएस। तो बच्चा लोग आरएमएस वैल्यू पता है ना, फॉर्मूला क्या थी आई नॉट बाय रूट 2, फॉर्मूला भूल गए? आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41। चलो करो 0.5 डिवाइड बाय 1.41 करो, कितना आंसर आ रहा है बताओ मुझे। हरिया आंसर आ रहा है 0.35 एम्पियर, ये हो गया आईआरएमएस। फिर क्या बोला है आईटी। अब जरा याद ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आईटी। अच्छा लोग आईटी का मतलब होता है ऐसा करंट जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये जो वोल्टेज है ये टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज होगी तो साइन की वैल्यू चेंज होगी, साइन की वैल्यू चेंज होगी तो ओवरऑल वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब मुझे करंट को इस फॉर्म में लेके आना है। अच्छा अब जरा सुनो, ये जो करंट है इंडक्टर के समय कैसा होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर में करंट वोल्टेज से पीछे होता है, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2,
मतलब माइनस पाई बाय 2 चाहिए हमें। अब वोल्टेज हमको पूरा ये दे रखा है ओमेगा टी माइनस 30, तो जरा देखो हम क्या करेंगे, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मतलब कितना है 10t माइनस 30। एक्चुअली ये तो हमें पूरा फेज दिया हुआ है, तो जो गिवन है फेज वो तो हमें लेते भी चलना है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। और फिर माइनस क्या करना पड़ेगा हमें पाई बाय 2, समझ आ रहा है। करंट में हमने पाई बाय 2 माइनस किया, क्यों, बिकॉज इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज के पीछे चलता है। सो जहां वोल्टेज था उसके पीछे कर दिया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट की वैल्यू कितनी आई 0.5 साइन 10t माइनस 30 माइनस पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 90। सो माइनस 30 माइनस 90 ये कितना हो जाएगा माइनस 120। एम आई राइट। अब 120 को रेडियन में दिखाना हो तो 120 को रेडियन, ऐसे यहां तक चलेगा, यहां तक अगर आप आंसर लिखेंगे तो चलेगा, बट अगर कभी मान लो एमसीक्यू में दे रखा हो और उसमें रेडियन हो, डिग्री ना हो, रेडियन हो, तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। पाई इज इक्वल टू 180, सो 120 मतलब कितना, यहां से रिलेशन निकाल लो, क्या आएगा 120 पाई अपॉन 180, आई क्यू 6 2 जा 6 3 जा 2 पाई बाय 3 0.5 साइन 10t माइनस 2 पाई बाय 3। यह आ गया आपका करंट। न्यूमेरिकल में ये लिख के आओगे तो चलेगा, ये लिख के आओगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर एमसीक्यू पार्ट आ गया उसमें ये दिया हो या ये दिया हो, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आना चाहिए। समझ आया बच्चा लोग। यस सर। ओके, आपको इंडक्टर की वैल्यू दी है 2 हेनरी। चलिए क्वेश्चन अच्छे से लिख लेता हूं। फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ 2H इंडक्टर हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। रिएक्टेंस फाइंड करना है, जल्दी ढूंढ के बताओ। चलो ये आप ही को करना है, 2 मिनट में मुझे जवाब चाहिए इसका, हरी अप। ओके चलिए अब एक कैपेसिटर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो कि आपको ये दिया हुआ 2 माइक्रोफैराड है और ये दे रखा है V इज इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी, 20 साइन ओमेगा टी, फाइंड IT। ऐसा करंट ढूंढना है जो टाइम पे डिपेंड करे, मतलब इस रूप वाला, इस शक्ल वाला। कैसे करेंगे, कैपेसिटर में कौन आगे भागता है, करंट या वोल्टेज? करंट आगे भागता है, इसका मतलब करंट कैसा होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा क्या ओमेगा की वैल्यू दी हुई है? नहीं, हाँ सॉरी दे रखी है 10, ये 10t है। बच्चा लोग देखो ये क्या हो गया v नॉट हो गया, ये क्या हो गया ओमेगा बन गया। क्या आई नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? आई नॉट मतलब मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट हमेशा फिक्स रहता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है I इज इक्वल टू V बाय R होता है, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज। कैपेसिटर के समय रेजिस्टेंस क्या बन जाता है XC, याद आया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा XC की वैल्यू क्या होती है V नॉट अपॉन XC कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितना है 10, C कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रोफैराड है ना, सो माइक्रोफैराड 10⁻⁶, सो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁵
यानी 0.5 इंटू 10⁵ ये वैल्यू को यहां रख दो। V नॉट कितना है? V नॉट है 20 और XC की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 इंटू 10⁵। इसको सॉल्व करो, ये 10 आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁵, 4 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। ये आ गया आपका करंट। खत्म, क्वेश्चन ओवर। आपने इसको डिवाइड क्यों किया? तो चलो ये हमें I नॉट की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के यहां रखो। I इज इक्वल टू I नॉट 4 इंटू 10⁻⁻4 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब क्या हुआ? tan t प्लस π/2। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर आपको दिया हुआ है 5 माइक्रोफैरड का, आपको करंट बोला हुआ है इस बार 5 साइन 50t प्लस 30 डिग्री, और आपको बोला गया है कि वोल्टेज बताओ कितना है। कैपेसिटर में करंट आगे भागता है, वोल्टेज पीछे भागता है। पीछे भाग रहा है मतलब माइनस करना पड़ेगा, 30 माइनस π/2 कर दो। तो सबसे पहले देखो Vt कितना हो जाएगा? V नॉट साइन 50t प्लस 30 माइनस 90। बच्चा वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट इन कैपेसिटर, तो लैग्स बिहाइंड मतलब पीछे, तो माइनस 90 कर दिया। अब V नॉट, क्या V नॉट ढूंढ सकते हो आप? देखो ये V नॉट का आंसर क्या है? 0.2। अब इसको उठा के हम यहां लिख देते हैं। सो V नॉट का 0.2 इंटू 10⁵ साइन 5t, 30 माइनस 90 कितना होगा? -60। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बड़ा आप कॉन्सेप्ट समझो कि अगर V नॉट या I नॉट बोला है तो वो मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट है, तो वो हम डायरेक्टली ohms लॉ यानी रेजिस्टेंस की मदद से निकाल सकते हैं। बट अगर आपको Vt या It बोला है, यानी कि वो टाइम के साथ साथ चेंज होगा, तो उसमें साइन फंक्शन का आना जरूरी है। सो हम देखेंगे कि हमें कौन सा कंपोनेंट दिया है, इंडक्टर दिया है, रेजिस्टेंस दिया है कि क्या दिया है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो क्या हम माइनस या प्लस 90 लगाते हैं? नहीं, रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली V नॉट या I नॉट की वैल्यू निकालेंगे और 50t प्लस 30 मतलब माइनस या प्लस कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज उसको छोड़ देंगे, बिकॉज देयर फेज डिफरेंस इज 0। क्लियर हुआ? चलिए, सो आई थिंक आप अब समझ गए होंगे कि अगर प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव है तो उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं कि अगर इंडक्टर और रेजिस्टेंस साथ में आ जाए तो क्या बवाल मचेगा। कुछ नवी चीजें, कुछ नए कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, प्लीज उसको अच्छे से देखिएगा।